हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस मैथ्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस मैथ्स पे। तो जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पे सी डी एस एफ कैट एग्ज़ाम्स के डिफरेंट क्वेश्चंस को हम करते रहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एग्ज़ाम टाइम में कैसी स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, है ना। तो एक स्पेशल डिमांड थी अभी कुछ बच्चों की कि उनको सी डी एस के मैथ्स की स्ट्रेटजी कुछ बताई जाए। ठीक है। सीडीएस मैथ्स आप सभी को पता होगा कि एएफए, आईएमए और आईएनए के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ओटी के लिए मैथ्स नहीं होती है इम्पोर्टेंट। ओटी में मैथ्स का पेपर नहीं देते हो आप, सिर्फ जीके और इंग्लिश का पेपर देते हो। तो इसलिए मैथ्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एएफए, आईएमए और आईएनए के लिए। ठीक है। तो इसी कड़ी में आपको मैं आज सीडीएस की मैथ्स की स्ट्रेटजी बताऊंगा। इससे पहले मैंने जीएस और इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताई थी, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए। और मैंने आप लोगों को अपने सी डी एस 2020 के मार्क्स भी शो किए हैं, आप उसको भी देख सकते हो। उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करोगे तो आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली 70+ मार्क्स मैथ्स में आ सकते हैं। डिपेंड करता है आपने कितना पढ़ा है, कितना इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, इन स्ट्रेटजीज़ को कैसे आपने प्रैक्टिस की है। अभी जो 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो उसमें आप 1 महीने से भी कम बचा हुआ है, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें करते हो, जो मैं बता रहा हूँ आपको वो सब चीज़ें करते हो या नहीं करते हो, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है ना। तो 70+ मार्क्स आप लोगों के आ सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप जैसे जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ वैसा वैसा करो तो। ठीक है। तो क्लास की स्टार्टिंग से सीधे करते हैं आज सी डी एस की मैथ स्ट्रेटजी से। ठीक है। तो पहली जो मैथ स्ट्रेटजी मेरी है यहाँ पे, वो मैथ स्ट्रेटजी मैं आपको बोलूँगा मैथ्स कैलकुलेशन, दैट इज माइंड कैलकुलेशन। ठीक है। माइंड में कैलकुलेशन करना सीखिए आप, है ना। हमेशा चीज़ों को जब पेपर देते हो आप सारी वैल्यूज़ को राइट डाउन नहीं करना है ना, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है बार बार। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे वेस्ट होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज के बाद 10 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग, ठीक है, सोने से पहले, और 10 मिनट्स जस्ट आफ्टर वेकिंग अप। ठीक है। इस 10 मिनट सोने से पहले और 10 मिनट उठने के बाद आपको क्या करना है, उठने के बाद आपको मैथ्स की कैलकुलेशंस करनी है। कहाँ पे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है। वो करनी है आपको मैथ्स ट्रिक्स ऐप पे। माइंड कैलकुलेशन करनी है, कोई पेन का यूज़ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ माइंड कैलकुलेशन करनी है रात को सोने से 10 मिनट पहले और सुबह उठने के 10 मिनट बाद तक। ठीक है। वो इसलिए ये टाइमिंग सबसे बेस्ट होती है, इसलिए क्योंकि इस टाइम आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काफ़ी एक्टिव होता है। ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन जो आप करते हो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिट करता है, और आपको एग्जाम टाइम में ये बहुत हेल्प करेगा, बिलीव मी। ठीक है। तो आपको मैथस्टिक्स ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से जाके। फ्री ऐप है बिल्कुल, है ना। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 10 मिनट एटलीस्ट रात को सोने से पहले और 10 मिनट उठने के बाद। ठीक है। अब आपको मैं बता रहा था कि कैलकुलेशन का एक मेजर रोल होता है किसी भी मैथ्स एग्जामिनेशन में। ठीक है ना। करीब करीब आपका 40 से 50% कैलकुलेशन का रोल रहता है किसी भी एग्जाम में। बट हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, और टीचर लोग भी इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कोई भी टीचर होता है जो भी आपको पेपर सॉल्यूशन करवा रहा होता है, तो वो भी कैलकुलेशन पूरी नहीं करता आपके सामने। तो बस आपको बता देता है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका ये आ जाएगा। वो आपको बस पैटर्न बताता है कि क्या क्या चीज़ें करनी है। लास्ट में बोल देगा आंसर ए है या बी है या सी या डी है ना। तो ये सब चीज़ें बताता है एग्जामिनर में। जो आपका टीचर होता है वो भी आपको सारी चीज़ें नहीं बताता है, वो भी सीधे आंसर बता देता है। ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन पे बहुत ही ज़्यादा जोर डालना होगा, कैलकुलेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी, अभी से करने लग पड़िए ये काम। 13 तारीख तक इसको करते रहिए, 13 नवंबर तक। देखिए आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी हो जाती है। ठीक है। उसमें लेवल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल। जैसे जैसे आप लेवल करते रहोगे वैसे वैसे लेवल अप करते रहना, है ना। उसके साथ साथ आपको कम से कम स्क्वायर जो है अप टू 25 तक याद करने हैं, क्यूब्स अप टू 15 नंबर्स तक याद करने हैं। ईजी है, हो सकता है आराम से, है ना। इतना डिफिकल्ट नहीं है। और टेबल अगर कर सको
तो 19 तक कर लेना, वरना 15 तक तो कम से कम करो ही करो, है ना। और 19 तक भी कर सकते हो, ईजी है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, आज ही कर लेना बल्कि ये, है ना। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेशन में आप अगर कमांड अच्छी रखते हो तो कैसे आपको कैलकुलेशन करने में सुविधाएं होंगी, है ना। कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हो फिर। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रहा है, द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 40 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड है आपकी 40, एक हो गया 41 सेंटीमीटर। फिर ये बोल रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 90 सेंटीमीटर, अगर उसका पेरीमीटर ट्राइंगल का 90 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज इट्स एरिया। देखो थर्ड साइड पहले क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो आप इसमें क्या लगाओ, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है आपका, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। और दूसरा क्या है आपको, देखो ये ट्रिपलेट बनाता है, ये एक ट्रिपलेट बनाता है। देखो जिसको ट्रिपलेट का पता नहीं होगा वो ट्रिपलेट चेक कर सकता है। क्या करना है उसको, पहले पहले उसको सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, 41 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब 41 का स्क्वायर आप ऐसे मत करना पड़ा ना, 41 इंटू 41 ऐसे करके मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी, ठीक है। ये सब पुराने तरीके हैं, ये सब अब करना छोड़ देना आप, ठीक है। ये सब तरीके मत करना अभी। क्या करना, सीधे सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही है ना आपको, तो इसको क्या करना, सीधे सिंपली 40+1, मन में सोचना, ये अभी करना मत सीधे सीधे, है ना। आप देखना, आप जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी ना, धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 40+1, तो एक स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600, ठीक है। अब क्या होगा आपका, +1 + 2ab 80, 1681 हो गया, है ना, 1681। ये एक 1681 हो गया, और 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया, 41 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर +9, है ना। एक ट्रिपलेट बनते हुए दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और एफिशिएंट तरीका क्या है, देखिए इससे भी अच्छा तरीका यही होगा। एक तरीका होता है स्क्वायर निकालने का, अगर मैं करता इसको, कैसे करता मैं, 25 में से 9 माइनस करता, क्योंकि ये 50 से 9 कम है। ये तरीके मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कर दो पीछे, 81, 1681 डायरेक्ट, ठीक है। जैसे 51 का स्क्वायर निकालना हो अगर, तो 25 में +1 ऐड कर दो, पीछे 1 का स्क्वायर लिख दो, तो 2601। तो ये कुछ तरीके हैं, ये मैं तरीका आपको बाद में बताऊंगा। बस अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल है जो प्ले करता है एक मैथ्स के पेपर में, ठीक है। समझ में आ रहा है, अभी आपको समझ में आ रहा है, अभी सब चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे, मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ और भी, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, आपको दिखाया मैंने कैलकुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अभी तो आपको क्या पता लगा, ये ट्रिपलेट है। अब आपको एरिया निकालना है। देखो बार बार ट्राइंगल मत बनाना, कुछ माइंड में चीज़ें करते रहना अपनी, है ना। माइंड में क्या करना, माइंड में आपको समझ में आ जाएगा कि 41 आपका क्या हाइपोटेन्यूज है, तो बाकी परपेंडिकुलर और क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो सीधे सीधे 1/2 इंटू क्या करना, सीधे सीधे क्या करना, 40 × 9, ठीक है। ये आपका जो जो भी ये ट्राइंगल है ये मत बनाना बार बार, ठीक है ना। कुछ चीज़ें माइंड में ही करते रहना, क्योंकि अभी समझाता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसे। 2 से डिवाइड किया, ये 20 हो गया, ये आपका हो गया 180। क्योंकि क्या होता है, जितनी भी चीज़ें आप बनाओगे, देखो ये ट्राइंगल बनाया मैंने, इसमें मुझे कम से कम 2-3 सेकंड लग जाएंगे ऐसे करने में, है ना। तो जितना टाइम आप अपना सेव कर सको क्वेश्चंस में, आसान क्वेश्चंस में, या फिर माइंड कैलकुलेशन में करने से, अगर जितना टाइम बच सकता है तो उतना टाइम बचाओ, उतना टाइम आप कहीं और इन्वेस्ट करना, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो चलिए, बाकी जिसकी कैलकुलेशन अच्छी थी तो वो हीरोन फॉर्मूले से भी कर सकता था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हीरोन फॉर्मूला जो एस होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, तो देखो अप्लाई करो, ये हो जाएगा 45, 45 में से 40 माइनस करेंगे तो 5, 45 में से आप 41 माइनस करोगे तो 4, 45 में से आप 40 माइनस कर दिया, 41 माइनस कर दिया, 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 में से माइनस करोगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, देखो ये 6
6 इसका बाहर आ जाएगा तो 6 बाहर आ गया, 5 5 इसमें से बाहर आ जाएगा तो 5 ही हो गया, 9 में से 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई सीधे सीधे, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, कितना हो जाएगा, 36 × 5 = 180 होता है। ठीक है, 180 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो मैंने इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कर दिया, अब अगर आप क्या करते 36 × 5 करते, ऐसा कुछ भी मत करना। ठीक है ना, इसलिए कैलकुलेशन अगर धीरे धीरे आप कैलकुलेशन पे अगर काम करोगे तो योर कैलकुलेशन विल इंक्रीज, है ना, विल इम्प्रूव, कैलकुलेशन स्पीड विल इंक्रीज और योर कैलकुलेशन विल इम्प्रूव। ठीक है ना, चलिए, एक तो ये स्ट्रैटेजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, कैलकुलेशन पे अभी से ध्यान देना शुरू कर दो। ठीक है, डेली इसको करो आप, और एक हफ्ते बाद देखना आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ माइंड कैलकुलेशन करना, पेन और पेंसिल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगला देखिए, अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्या है, रिवीजन एंड रट्टा। जितना रिवीजन कर सकते हो रिवीजन करो, और जितना रट्टा मार सकते हो रट्टा मारना पड़ता है। मैथ्स को वैसे बोलते थे कि सिर्फ समझ के कर सकते हैं मैथ्स, ऐसा नहीं है। मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें आपको रट्टा भी मारनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मूले हैं जो बहुत सारे होते हैं मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में और अलजेब्रा में। तो इन सभी के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। आपके पास कोई भी और चारा नहीं है, तो वो फॉर्मूला याद करोगे जितना ज़्यादा, उतने ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करने में ईजी हो गया, है ना। तो एक तो इसमें फॉर्मूला ज़्यादा याद करने पड़ते हैं। देखो, सबसे कम फॉर्मूले होते हैं अरिथमेटिक में, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या है, इस फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूरे इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है ना। टाइम एंड वर्क में क्या है, टाइम एंड वर्क में सिंपली क्या है, टाइम एंड वर्क में क्या है, m1 × d1 डिवाइडेड बाई w1 इज इक्वल टू m2 × d2 डिवाइडेड बाई w2। मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। तो सबसे कम फॉर्मूले आपको अरिथमेटिक में देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूले हैं वो आपको एडवांस मैथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा डिफिकल्ट में बनाया जाता है। अगर आपको मैं सलाह दूंगा या सजेशन दूंगा, मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथमेटिक्स में, तो सबसे पहले अरिथमेटिक पढ़ना स्टार्ट कर दो। अरिथमेटिक बहुत जल्दी हो जाएगी और काफ़ी क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू इन द एग्जाम टाइम। ठीक है ना, तो अरिथमेटिक पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तो, है ना। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। चलिए, अब मैं इसका एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद होनी चाहिए डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है कोई, ठीक है ना, उसका एरिया निकालना है। व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे सर्कम सर्कल क्या होता है, जो इसके बाहर से एक सर्कल बनेगा ना, इसके बाहर से एक सर्कल बनेगा, ये यहाँ पे भी टच करेगा। ठीक है, तीनों पॉइंट्स पे टच करता है सर्कल, इसके तीनों पॉइंट्स पे टच करेगा। अब ये बोल रहे हैं इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जिसको ये पता नहीं होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है r = c/2, सर्कम सर्कल का रेडियस होता है c/2, तो वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, या फिर जिसको ये नहीं पता होगा, एक और फॉर्मूला होता है सर्कम सर्कल का, r = a/b/c/4 डेल्टा, डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो वो इस सवाल को कर ही नहीं पाएगा, तो इसलिए आपको फॉर्मूला भी रटने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा रिवाइज कर सको करो, जितने फॉर्मूला आपने अभी तक लिख रहे हैं उसको रिवाइज करो, रिवाइज करते रहो 3-4 दिन में या एक हफ्ते में, है ना। डेट इज हाउ यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूले इन एग्जाम टाइम। ठीक है ना, चलिए, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ पहले पूरा। r = आपका रेडियस कितना दिया, 5 दिया हुआ है, 5 लिखो यहाँ पे, c/2। सी आपका क्या होता है, हाँ सी बताना भूल गया, सी क्या होती है यहाँ पे, सबसे बड़ी साइड, जैसे कि हाइपोटेनस है यहाँ पे, h/2 भी लिखते हैं कहीं पे c/2 भी लिखते हैं। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है, जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया कैसे निकल जाएगा आपको, 1/2 × 5 × 4, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 5 × 4 कितना आ गया, 10 आ गया।
सॉरी, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 10 हो गया। हाइपोटेन्यूज तो 10 है आपका, 5 नहीं है, 10 है पूरा। 5 यहाँ पे होता है, 5 यहाँ पे होता है, और ये तो आपका ये तो आपका परपेंडिकुलर है। यहाँ से एक रेडियस भी निकली होगी इसी सर्कल की, यहाँ पे ना बीच में डिवाइड करती है इसको दो पार्ट्स में, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 1/2, 10 × 4 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आपका ए हो गया। ये मैं क्वेश्चन आपको बस इसलिए एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल हैं भी या नहीं है ना, आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ट्रेडिशनल मेथड। देखो मैं ट्रेडिशनल मेथड पे क्यों जोर देता हूँ, क्योंकि एक तो क्या होता है कि आपने बहुत सारी इक्वेशंस ना 10th क्लास तक जिसने मैथ्स पढ़ी हुई है उसने बहुत सारी इक्वेशंस बनाई हैं, एक्स वाई करके, है ना कुछ मान करके इक्वेशंस बनाई हैं बहुत सारी, और उसे पता है इस वेरिएबल को कैसा मानना है और कैसे सॉल्व करना है। इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, डबल वेरिएबल होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है ना। तो आपने अभी तक बहुत सारे इक्वेशंस सॉल्व किए हैं, तो इसलिए आपके ना सबकॉन्शियस माइंड में इक्वेशन बनाना आपको ईजी लगेगा एज कम्पेयर टू जो अदर ट्रिक्स हैं जो आप आज सीखोगे, मतलब आज सीखोगे या आजकल सीख रहे होंगे, तो उसके मुकाबले तुम जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से भरा हुआ है इक्वेशन बनाना, उसको ज़्यादा इफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे। तो इसलिए एक हैबिट बनाओ, मेक हैबिट ऑफ मेकिंग इक्वेशंस बाय एज्यूमिंग एक्स और वाई। ये भी बहुत हैंडी होता है एग्जाम टाइम में, जब आपको कुछ भी ट्रिक नहीं लग रही होती, कुछ भी फॉर्मूला लग नहीं रहा होता है आपको, तो उस टाइम आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यहीं सामने पे आपके। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, द मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 46। ठीक है, 100 बच्चे हैं, उनका मीन वेट कितना है, 46 है। तो ठीक है, तो टोटल सम ऑफ वेट, ऐसे तो होता है टोटल सम ऑफ वेट डिवाइडेड बाय आप कितना करोगे, 100 करोगे, ये इसके बराबर है 46 के। एवरेज का कॉन्सेप्ट है बेसिक, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है एवरेज का। फिर क्या बोला है, अब आप यहाँ पे टोटल सम ना अलग से निकाल सकते हो, टी डॉट एस कर दो इसको, कितना हो जाएगा 4600। अब क्या बोल रहा है, द मीन वेट ऑफ बॉयज इज 50 kg। लड़कों का वेट कितना है, एवरेज वेट कितना है, 50 है। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज, इसको माइंड में सोचना लिखना नहीं है इतना पूरा ना, ये तो मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी फिर, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 100 माइनस एक्स। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए समझ में। अब क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज तो इतना है और इनका मीन वेट कितना दे रखा है, 50 kg। तो मतलब टोटल सम की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 50 इंटू एक्स, ठीक, प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स भी पता है, और नंबर ऑफ गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है 40 kg है, तो 40 इंटू 100 माइनस एक्स। ठीक है, इसको इक्वल कर देना आप टोटल सम के, टोटल सम कितना 4600। देखो आसान हो गया, आपको सारी वैल्यू मिल जाएंगी अभी, देखो बहुत आसान हो गया, है ना। कभी इक्वेशन बनाना आपको बहुत ही ज़रूरी है। देखिए कितना हो गया, 50x हो गया प्लस 4000 माइनस 40x इक्वल टू 4600। यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 10x, इसको उधर ले जाओ इक्वेशन में, कितना हो गया 600, x इक्वल टू 60 आ गया। नंबर ऑफ बॉयज़ कितना आ गया 60 आ गया, x इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़, गर्ल्स कितनी आ गई 40। अब क्या पूछा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एक्सीड्स द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय। देखिए जो जो पूछा होता है ना उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना बिल्कुल, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ ही मार्क कर देंगे सीधे, या नंबर ऑफ गर्ल्स मार्क कर देते हैं। इसमें सीधे सीधे लिखा है नंबर ऑफ बॉयज़ कितने ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से, तो यहाँ पे सीधे पता लग रहा है 20 ज़्यादा है, आंसर आपका 20 हो गया। ठीक है, इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। बट जब आपको नहीं पता ये सब तरीके, तो एक्स वाई मानना भी इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई मान के भी आप इक्वेशन को या किसी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं अभी भी इस लेवल पे आके, जब आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है तो कोई बात नहीं, इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। 7th क्लास या 8th क्लास में है, 7th क्लास या 8th क्लास की बुक खोलिए, उसमें इक्वेशन वाला चैप्टर निकालिए,
उसमें आपको बहुत सारी इक्वेशंस बनाने का तरीका बताया गया है, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। जिसने तो कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, वो सब ये सब चीज़ें ट्राई करे, बहुत ही काम आएंगे आपके, है ना। बाकी दूसरा तरीका क्या है इसका, एलिगेशन मेथड होता है। एलिगेशन मेथड में आप क्या करते हो, बॉयज़ का यहाँ पे लिखा, बॉयज़, गर्ल्स यहाँ पे लिखी, और यहाँ पे बॉयज़ का एवरेज वेट कितना था, 50 था, गर्ल्स का 40 था, दोनों को मिला के 46 था। तो दोनों को मिला के जो होता है बीच में आता है, इसको माइनस करते हैं यहाँ से, ये 6 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। इनका रेशियो होगा 3:2। और टोटल कितना है, 5 की वैल्यू कितनी है, 100 के बराबर है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 के बराबर है। इन दोनों के गैप कितना, 1 है, तो 1 बराबर 20, मतलब जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 20 एक्सीड करते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीका ये भी था करने का। नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना होता तो 3 × 20 करते 60, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी होती तो 2 × 20 = 40। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। एलिगेशन मेथड से और जल्दी हो जाएगा, आई नो, बट अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड आ रहा है तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बिकॉज ऐसा होता है ना, एग्जाम टाइम पे थोड़ा प्रेशर होता है और आपको जल्दी जल्दी चीज़ें करनी होती हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी चीज़ें करने में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत ही हेल्प करता है। तो ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही फीड हो रखी हैं, तो आपको ये सब चीज़ें करने में आसानी होगी, क्योंकि आपने 10 तक ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से की हुई हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे की स्ट्रेटजी देखो, मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, साथ साथ में मैं क्या बता रहा हूँ, साथ साथ में वो तरीके बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता लग जाए हाँ ये जो मैंने कहा है वो चीज़ बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल, है ना, ठीक है ना। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ के लिए, है ना, सिर्फ सब्जेक्टिव बन के नहीं रख सकते हम, एग्जाम्पल देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अब ये एग्जाम्पल, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, ये मैंने खुद ये यूज़ की थी और अभी भी यूज़ करता हूँ मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। पहले एक बार में आसान क्वेश्चंस को करो, इजी क्वेश्चंस को करो, ठीक है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे भागो ही मत, क्वेश्चन नहीं हो रहा है छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, दोबारा देखेंगे, 2 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। लीव क्वेश्चंस इफ स्टक इन कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन में स्टक कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन में तो उसको भी लीव कर दो, छोड़ो, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। पहले अगले क्वेश्चन में जाओ, अगले क्वेश्चन को करो, ठीक है। क्योंकि देखो सब क्वेश्चन का जो मार्क्स है ना, आपको कितने मिलेंगे, एक ही मार्क्स मिलेंगे हर क्वेश्चन को करने में। तो इसलिए जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसको पहले कर लो, जो डिफिकल्ट होते हैं वो लास्ट में करना। फिर थर्ड स्टेप क्या है, ट्राई डिफिकल्ट क्वेश्चन एज सेकंड गो, सेकंड टाइम जब आओगे तब डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है ना। अब लास्ट स्ट्रेटजी जो मेरी ये पर्सनल, मेरे बहुत करीब है, ये मैंने बहुत यूज़ कर रखा है इसको, ठीक है ना। मेरे 50-50 नंबर आ रखे हैं बिना कुछ पढ़े हुए भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इफ़ यू गेट 2 to 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन कंजेक्टिवली, है ना, एक साथ अगर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं 2-3 डिफिकल्ट, तो सीधे क्या कीजिए, जंप कीजिए 10 से 15 क्वेश्चन और स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। ऐसा होता है पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, 30 40, 30 40, एक मॉडरेट भी आते हैं, हाँ मॉडरेट भी लिख लेता हूँ, 30 40 50 तक कभी कभी इजी आते हैं। और आपका मॉडरेट कितना होता है, मॉडरेट 20 से 30 35 तक मॉडरेट होते हैं, है ना। और आपका 15 20 डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 15 20 25 तक लगा लो, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बट क्या होता है कि ये सब मिक्स्ड होते हैं, डिफिकल्ट भी, इजी भी, मॉडरेट भी, सब मिक्स्ड होते हैं, तो आपको नहीं पता लगता देख के कौन सा इजी कौन सा डिफिकल्ट है। इसलिए जो आपसे नहीं हो रहा है उसको डिफिकल्ट मान के सीधे इजी पे जाइए, क्योंकि इजी कम से कम 30 से 40 या 50 तक होते हैं क्वेश्चन ना, तो पहले उसको कर लीजिए ना एक बारी, फिर टाइम बचेगा तो डिफिकल्ट पे भी आ जाना, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। अगर 50 क्वेश्चन भी आपने इजी वाले पूरे कर लिए तो आपके 45 से 50 के बीच में मार्क्स तो बनेंगे ना, क्योंकि एक दो गलत भी होते हैं, है ना। देखो गलती की गुंजाइश कम तभी होगी जब कैलकुलेशन अच्छी होगी, ठीक है ना। और ये जो 4 स्टेप मैंने बताए हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने खुद अप्लाई किया अपने लाइफ में, प्रैक्टिकली मैंने खुद यूज़ कर रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए टीचर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है खुद, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नॉलेज
उन टीचरों में मुझसे कम होगी जो आपको पढ़ा रहे हैं अभी, है ना, या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं। बस सिर्फ डिफरेंस इतना हो जाता है कि उन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, या उन्होंने बहुत पहले दिया होगा, माना 10 साल पहले दिया है, तो आज से 10 साल पहले स्ट्रेटजी अलग रहती थी, अब 10 साल बाद स्ट्रेटजी थोड़ा चेंज हो जाएगी, है ना। सर्कमस्टांसिस चेंज होते हैं, क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, कैलकुलेटिव पेपर बन रहे हैं। अभी यूपीएससी सी सेट का पेपर बहुत ही कैलकुलेटिव आया था, मैं उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, आप लोग भी देख लेना। तो मुझे लग रहा है कि इस समय सीडीएस का भी बहुत ही कैलकुलेटिव आने वाला है पेपर, ठीक है ना। तो इसलिए गेट रेडी फॉर द वर्स्ट, है ना। चलो आगे की स्ट्रेटजी देखते हैं। मज़ा आ रहा है क्लास में, है ना। लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं थोड़ा बहुत, कि अपने बारे में बताऊंगा थोड़ा, है ना, हल्का फुल्का। चलो देखूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। चलिए, अब मैं कोई आपको एग्जांपल दे रहा था मैं, देखिए आपको मैं यही क्वेश्चन लेके आ गया सेम जो पहले हमने किया था। अब सपोज जिसको नहीं पता है R=C/2 है, जिसको पता ही नहीं है कि कुछ सर्कम सर्कल क्या होता है, अब उसके लिए तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हुआ, है ना, हुआ ना। तो वो इस क्वेश्चन को नहीं करेगा, है ना। नहीं, क्या पता करने पे लगा हुआ है वो, बस कुछ ना कुछ कर रहा है वो। सपोज सपोज एक ट्रायंगल बना दिया उसने, एक ट्रायंगल बना दिया, उसके ऊपर उसने सर्कल सर्कम सर्कल खींच दिया या अंदर खींच दिया। अब जब नहीं पता होता है ना, तो सीधे सीधे स्किप कर दो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि ये अगर डिफिकल्ट है तो अगला इजी आपके लिए है, रास्ते में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन अ ट्राइंगल, इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन लेके आया मैं जानबूझ के, ठीक है ना। इन अ ट्राइंगल वैल्यूज ऑफ ऑल एंगल्स आर इंटीजर्स, ठीक है ना, वैल्यू क्या है, इंटीजर्स है किसी ट्राइंगल में, है ना, एक ट्राइंगल है, उसकी सारी वैल्यूज इंटीजर्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोपोर्शन ऑफ देयर मेजर्स, इसमें उनका रेशियो बोल रहा है, कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, ये 180 डिग्री, इनका सम जो आना जो आएगा ना, वो 180 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो ही जाके वो उसका वैल्यू हो सकती है, उनके एंगल्स का रेशियो हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला कितना आ रहा है, 3 5 6 डिवाइड करता है 180 को, तो बिल्कुल सही है। ये आपका हो गया 4 7 12 भी डिवाइड करता है 180 को, बिल्कुल सही है। ये देखिए यहाँ पे कितना है, 6 5 11 और 7 18, ये भी डिवाइड करता है 180 को, बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है। और ये देखिए क्या है रहा आपका, 6 13 और 8 21, 180 को 21 पूरा डिवाइड नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये गलत हो गया, है ना। तो यही आपका आंसर हो गया, है ना। तो देखिए, ये अगर डिफिकल्ट था तो जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट उसके बाद इजी था, तो इसलिए हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन को स्किप करो, जस्ट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन सीडीएस एग्जाम। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट मेरी टिप यही होने वाली है। क्या मेरी टिप होने वाली है लास्ट में, देखिए, ये सब चीज़ें जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस कर रखी हैं वो सब चीज़ें बताऊंगा आपको मैं। उससे पहले तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सब हो गया। अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपने कर ली है, बस लास्ट दिन क्या क्या करना है आपको, क्या क्या नहीं करना है। एक तो एक दिन पहले जस्ट कुछ मत पढ़ना नई चीज़ें, है ना। डोंट स्टडी लास्ट डे बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है ना, बिफोर एग्ज़ाम डे कुछ मत पढ़ना नई चीज़ें, है ना। हाँ, रिवाइज कर सकते हो मैथ्स के फॉर्मूले, वो भी रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, रिवाइज कर लेना, ठीक। और क्या करना है, प्लेंटी ऑफ स्लीप, अच्छे से सो जाना, 8 घंटे 9 घंटे, अगले दिन पेपर है तो 8 9 घंटे सो जाना आराम से, ठीक है। फिर अपने साथ क्या रखना, आप एक वाटर बॉटल रखना, वाटर बॉटल मस्ट है हमेशा, सीडीएस के पेपर में अपने साथ रखना, ठीक है ना। आपको प्रोवाइड करते हैं सीडीएस, मतलब सीडीएस वाले मना नहीं करते हैं एग्जाम में ना वाटर बॉटल ले जाने से, तो लेके जाओ। लाइट ब्रेकफास्ट कर लेना सुबह, ओट्स या फिर दलिया खा के जाना, खाली पेट मत जाना, ठीक है। और दिन में जस्ट जब एग्जाम से पहले, सबसे लास्ट में एग्जाम होता है मैथ्स का, है ना, क्या होता है, 9 बजे से स्टार्ट होता है, 9 से 11, ठीक। फिर 12 से 2, ठीक। फिर 3 से 5 मैथ्स, ठीक है ना। तो क्या होता है कि भूख तो लगेगी सबको, आपको लंच तो करना होगा, बट लंच कुछ हैवी लंच मत करना, हल्का फुल्का लंच करना, जैसे बनाना खा लेना, एप्पल या कोई जूस पी लेना, ठीक है ना। मैथ्स के पेपर से इतना रखना कि पेट बिल्कुल भूखा भी ना रहे और एकदम भरा भरा भी ना रहे, है ना। जो माइंड है ऑप्टिमली काम करेगा इस टाइम पे, ऐसे ऐसे अगर आप करोगे तो, ठीक है।
इस चीज़ को कर लेना बिल्कुल ज़रूरी है ये। 2-3 दिन पहले बिल्कुल लाइट खाना खाना, है ना, कुछ चिकन वगैरह मत खा लेना या कुछ हैवी चीज़ें मत खा लेना, है ना, जिससे आपका पेट वगैरह ख़राब हो जाए, या कुछ ऑयली चीज़ें मत खा लेना। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं एग्ज़ाम में, है ना, तो इसलिए 2-3 दिन पहले बिल्कुल हल्का खाना खाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट टू योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ, ठीक है ना। अपने आप को प्रोत्साहित करते रहो, पैट योर सेल्फ ऑल द डे। अपने आप को बोलो कि हाँ मुझे आता है, मैंने बहुत मेहनत की है पेपर के लिए, मैंने 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने जितना भी हो सका मैंने पूरी मेहनत की है, और अब मैं पेपर में 100% दूंगा अपना। बस ये अपने माइंड को बार बार कहते रहिएगा, ठीक है। बार बार अपने माइंड को ये समझाते रहिएगा कि नहीं मुझे आता है, सब आता है, ठीक है। बिकॉज दिस इज हाउ यू मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट, है ना। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते रहते हो कि आपने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, आप अच्छे से कर सकते हो। अदरवाइज एग्जाम टाइम में क्या होगा, अगर आपने आपके माइंड को ऐसा चीज़ें नहीं बताई हैं, तो जो क्वेश्चन आपको आता हुआ भी होगा ना, वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और मैथ्स के पेपर में जो सबसे परेशान करता है बच्चे को, मैथ्स एंग्जाइटी होती है या कैलकुलेशन एंग्जाइटी होती है। मैथ्स एंग्जाइटी होती है एक, ठीक है। बेसिकली क्या होती है, कोई भी कैलकुलेशन में आप पूरा नहीं कर पाते हो, आप सोचते हो कि नहीं हो पा रहा है कैलकुलेशन ना, वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो अच्छे से। प्रैक्टिस मोर एंड मोर। और जो एफ कैट के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं ये मेरी एक सजेशन रहेगा कि कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करो, और मैं उस ऐप का लिंक अभी नीचे दे दूंगा, उस पर वर्क करो। इतनी सारी चीज़ें आप अच्छे से करो, आपके एग्जाम में 60+ मार्क्स या 50+, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो 40+ आराम से ला सकता है, जिसने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है 70+ ला सकता है इन सब चीज़ों को करने के बाद, ठीक है। अदरवाइज तो अगर पढ़ के सब चले गए हो तुम, अगर ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हो, अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि फिर अच्छे नंबर आएंगे। आप लोग को खुद पता होगा कि ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं मैंने बिल्कुल, है ना। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं, है ना। अपने बारे में मैं कुछ बाद में बताऊंगा कुछ चीज़ें, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे हम सब, है ना। और आपसे ज़रा बात कर लेता हूँ कैसे चल रहा है एग्ज़ाम वगैरह, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है ना। मुझे कमेंट करके बताना क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, क्या क्या चीज़ें आप चाहते हो कि मैं उन पर वीडियो बना दूँ, है ना, मैथ्स में स्पेसिफिकली, क्योंकि ये चैनल का नाम ही डिफेंस मैथ्स है। बाकी इंग्लिश में भी बता देना थोड़ा बहुत यार, कुछ पढ़ना है तो बता दो, है ना, मैथ्स और इंग्लिश में, ठीक है। बता देना मेरे को, कुछ भी पढ़ना होगा तो बता दूंगा मैं। और अगर साइंस में कुछ पढ़ना हो तो साइंस में भी बता दूंगा मैं, साइंस में आई कैन ऑल्सो हेल्प यू अलॉट, साइंस का भी करवा दूंगा यार मैं, ठीक है ना। तो बस बाकी ये सब चीज़ें अप्लाई करो और एग्ज़ाम अच्छे से देना, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताओ कैसा लगा सेशन, लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं वीडियो बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना। मेरे CDS के मार्क्स और एफ के मार्क्स भी हैं, वो भी देख लेना एक बारी, कि मैं एक जेन्युइन टीचर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ, है ना। ये कैपेबिलिटी मुझ में है या नहीं है, ये भी चीज़ चेक कर लेना आप लोग, है ना। तो चलिए आज के लिए सेशन इतना रखते हैं। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।